नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रफ्तार की कहर से लोगों की लगातार जा रही है जान। अनकंट्रोल ट्रक की चपेट में आकर एक और युवक की हो गई मौत। गुस्साए लोगों ने कर दिया हाईवे जाम। शराबबंदी के बाद से बढ़ गया है स्मैक का कारोबार। नए नए धंधेबाज हो रहे हैं गिरफ्तार, 3 और चढ़े पुलिस के हत्थे। और जयंती पर याद किए गए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला ब्रह्मपुरा थाना इलाके के चांदनी चौक का है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद डाला। इसमें युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद हंगामा करने लगे। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर लोगों ने घटना की सूचना ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस को दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। हल्ला हंगामा कर रहे आक्रोशित लोगों को किसी तरह समझाकर शांत कराया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक विष्णुपुर केशव का रहने वाला दीपक कुमार था। वह अपने बाइक से खबरा स्थित एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। इसी दौरान चांदनी चौक पर अनियंत्रित ट्रक ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसके रिश्तेदार को जानकारी मिली, तब जाकर वे लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। मृतक के परिजनों का बयान दर्ज करने की कवायद की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच की जा रही है। ट्रक से कैसा दुर्घटना हुई है यार? मोटरसाइकिल से ट्रक से बैक हो गया है। अच्छा, ट्रक बैक कर रहा था। पहले तो धक्का मार के गिर पड़ा है, तो फिर गाड़ी बैक हुआ है तो धक्का लग गया। इनका क्या नाम था? दीपक कुमार। उम्र कितना है इनका? 22 साल। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये विष्णुपुर के काटी से 5 किलोमीटर उत्तर हट के। तो यहाँ क्या कर रहे थे यार? ये ममहर जा रहा था। कहाँ ममर हुआ इनका? खबड़ा। किनके यहाँ? नाटा का नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप कौन हुए इनके? भतीजा हुआ मेरा। सगा भतीजा है। इनका पूरा नाम क्या था? दीपक कुमार। दीपक कुमार यादव। तो ये कार्य क्या करते थे काम? वो लंबर का काम करता था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में यहाँ घूमने आए हुए थे? घूमने नहीं, ममहर जा रहा था। ममहर वहाँ पूजा था, ममहर में जा रहा था। अच्छा, इसी क्रम में दुर्घटना हो गई। यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुआ है। एक युवक का जान चला गया है। हुए में दुर्घटना हुआ। प्रशासन अपना कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। दुर्घटना हुआ, कोई भी गाड़ी पर रोक नहीं लगाते हैं। स्पीड में जा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब आप लोग का आरोप है कि प्रशासन यहाँ पे शिथिल रहता है? यहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हैं। अच्छा, के लिए कोई ड्यूटी नहीं। अगर प्रशासन मुस्तैद रहती तो ये घटना नहीं घटती? नहीं होता। अपना परिचय? मेरा हुआ अक्षय सैलराम। आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? सुरेंद्र कुमार। इनका कैसे ये दुर्घटना हुई? वही ट्रक से पहले मार दिया है। आप प्रशासन के बारे में क्या कह रहे थे कि लोग बैठे रहते हैं? हाँ, बैठे रहते हैं। कार्य नहीं करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं। देखिए, अभी भी देख सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए लाइव देखिए ना। वहाँ देखिए क्या कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला किन्ने है। देखिए कैसे प्रशासन करता है। प्रशासन का ड्यूटी है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक्चुअली सड़क दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो वो एक्चुअली तत्काल सहायता जो दी जाती है, उसके लिए एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि परिवार के प्रति
सूचना भी प्रकट करें और जो सरकार के स्तर से निर्धारित राशि इन लोगों को तत्काल मुहैया करा दें। यहाँ पे लोगों ने जाम लगा दिया हुआ था। इन लोगों का तो सहयोग मिल रहा है, अभी तक तो जाम की स्थिति नहीं है और लोग समझ भी रहे हैं। थानाध्यक्ष के पहुंचने के बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद जाम पर नियंत्रण पाया गया है। क्या लग रहा है कि ये लाश को उठाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा? कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, लोगों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया, परिवार के लोगों से बातचीत की गई है, कोई परेशानी नहीं। मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के गन्नीपुर की रहने वाली एक लड़की ने मनियारी के पुरुषोत्तमपुर निवासी शिवम कुमार सिंह पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर लड़की ने गुरुवार को एसएसपी जयंत कांत से आरोपी शिवम और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की ने बताया कि पिछले साल मिठनपुरा के एक कोचिंग में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात शिवम सिंह से हुई थी। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लगभग 1 साल तक दोनों लिविंग रिलेशन में भी रहे। शादी करने की बात भी बनी, लेकिन अचानक शिवम शादी करने से मुकर गया। लड़की का कहना है कि शिवम के परिवार वालों के द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है, लेकिन लड़की गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। अब इंसाफ के लिए लड़की थाने का चक्कर लगा रही है। इधर काजी मोहम्मदपुर थानेदार सत्येंद्र सिन्हा का कहना है कि आवेदन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं गन्नीपुर में रहती हूँ। मैं मिठनपुरा के कोचिंग क्लास में चंदन कॉमर्स क्लास में पढ़ाई करती थी। वहाँ पे पुरुषोत्तमपुर का एक लड़का है जिसका नाम शिवम कुमार सिंह है। उसके पापा का नाम शिवचंद्र प्रसाद सिंह है, जो कि मेरे साथ पढ़ाई करता था। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग के बीच में दोस्ती हो गया, ठीक है। हम लोग बहुत करीब आ गए थे। उसके बाद वो हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, ठीक है। वो मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए वो हमको फोर्स करता था। हम उसको बोले कि नहीं, हम लोग पहले शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। लेकिन फिर भी वो इमोशनली ब्लैकमेल करके हमसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा। जब मैंने बहुत प्रेशर किया कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं, मेरे साथ जाके वो पटना में रजिस्ट्रेशन करवाया। 12 अप्रैल को हमारी शादी का डेट आया, ठीक है। 9 अप्रैल को वो मेरे घर पे आता है अपने दोस्त के साथ, जिसका कि नाम अनिकेत कुमार है। वो अपने दोस्त के साथ घर आके बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैंने उससे पूछा कि रीज़न क्या है। उसने बोला कि मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए दहेज चाहिए, तभी मैं शादी करूँगा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। वो नहीं सुना। उसके बाद वो अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद मैं जब उसके घर पर गई, उसकी मम्मी ने मुझे रूम में बंद किया और मुझे 3 थप्पड़ मारा। फिर जब 2-3 लोग आए, फिर वो मुझे बाहर निकाली, बोली कि मेरा इकलौता बेटा है, जब तक तुम दहेज नहीं लेके आओगे मैं शादी नहीं करवाऊंगा। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि अगर दोबारा तुम यहाँ पर आई तो मैं तुम्हें जला के, तुमको, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे भाई को जला के उसके बाद गायब करवा दूंगी। उसके बाद उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं जब वहाँ से आई, मैं महिला थाना गई, किसी ने मेरा कंप्लेन FIR नहीं किया। उसके बाद जब मैं काजी मोहम्मदपुर थाना गई, वहाँ पे भी किसी ने मेरा कंप्लेन FIR दर्ज नहीं किया। मैं 3 दिन से काजी मोहम्मदपुर थाना में जा रही हूँ। उसके पापा BSF में हैं, जो कि नागालैंड में पोस्टेड है। तो वही लोग कॉल करती हैं क्या? पुलिस क्यों नहीं FIR की? वो बोल रहे हैं, हम कल भी गए थे तो वो हमको बोले कि तुमको समझ में नहीं आता है कि जब लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, शादी करने के बाद 3 महीने के बाद डिवोर्स दे देगा तो क्या फ़ायदा है। फिर भी हम बोले कि हमको FIR लिखना है, पर वो लिख ही नहीं रहा है FIR। इसलिए आज हम यहाँ SP ऑफिस आए हैं। कितने साल से तुम रिलेशन में? ऐसे तो मैं उसको 3 साल से जानती हूँ, पर रिलेशनशिप में 1 साल से हूँ उसके साथ। कैसे जान पहचान हो? मिठनपुरा में क्लास में पढ़ता था मेरे साथ, चंदन कॉमर्स क्लासेस में। एक साथ? हाँ, एक साथ। रहने वाला कहाँ का? रहने वाला वो पुरुषोत्तमपुर का है, राजपूत टोला। थाना मनियारी। तो क्या चाहती हो? मेरा लाइफ वो बर्बाद किया। हम चाहते हैं कि वो बस सब कुछ नॉर्मल करके हमसे शादी कर ले, या तो फिर अगर वो शादी नहीं करे तो फिर हमको जस्टिस मिले, न्याय मिले। शराबबंदी के बाद मुजफ्फरपुर में व्हाइट पाउडर की डिमांड बढ़ गई है और इसकी तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है। शहर का रेड लाइट एरिया हो या फिर अहियापुर या भगवानपुर इलाका, इन सभी जगहों पर बड़े पैमाने पर स्मैक का कारोबार फल फूल रहा है। सदर थाने की पुलिस ने भगवानपुर पुल के नीचे से 3 स्मैक कारोबारी को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस सिविल ड्रेस में इनके पास ग्राहक बनकर स्मैक खरीदने गई थी। जैसे ही इन लोगों ने पुलिस को स्मैक निकाल कर देने लगे, पुलिस ने इन तीनों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से पुलिस ने 50 पुड़िया स्मैक बरामद किया है। तीनों की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के सुनील कुमार दुबे, करजा थाना क्षेत्र के सुमन कुमार मिश्रा, सदर थाना क्षेत्र के दीपक कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस की पूछताछ में इन तीनों ने कई लोगों के नाम का खुलासा किया है, जिसकी पुलिस कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने इनके गिरोह का भी पता लगाने में जुट गई है। सदर थाने की दरोगा पूर्णिमा कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी के मोबाइल डिटेल से कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सूचना मिली थी कि भगवानपुर चौक के आसपास में 3 संदिग्ध खड़े हैं, तो उसी की सूचना के गिरफ्तारी में हम लोग छापामारी में पुलिस थानाध्यक्ष महोदय के साथ निकले, तो 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किए। जब छापामारी हुई, तलाशी लिया गया, तो उनके पास से काला पॉलीथीन में एक के पास से 10 और एक के पास से 20 और 20, तीनों के पास से कुल मिला के 50 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है। कहाँ के रहने वाले लोग? एक सरैया का रहने वाला है और एक करजा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसको क्या करता है? स्मैक बेचता है क्या? हाँ, तीनों का देखने से गतिविधि के आधार पर यही आकलन किया जा सकता है कि ये लोग घूम घूम के अपना स्मैक बेचने का कारोबार करते हैं। तीनों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित पार्क में बाबा साहब की मूर्ति पर जिलाधिकारी प्रणब कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय सहित जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही समाहरणालय सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, सहायक समाहर्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत की शानदार प्रस्तुति की। जिलाधिकारी ने कहा कि संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित और सबको साथ में लेकर चलने वाले बुद्ध की तरह ज्ञानशील का परिचय रखने वाले बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पर सभी को चलना चाहिए। जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं श्रद्धा से नमन एवं अभिवंदन करता हूँ और इस जयंती के अवसर पर आज यहाँ मेरे साथ मंच साझा कर रहे नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय जी, मंच साझा कर रहे श्री आशुतोष द्विवेदी जी जो कि उप विकास आयुक्त हैं, हमारे साथ उपस्थित अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, कई बार लोग इन्हें अपर समाहर्ता आपदा कहते थे, तो आपदा और आपदा प्रबंधन में बहुत अंतर है। आपदा का मतलब आपदा लाना, जबकि इनका काम है आपदा का प्रबंधन करना। तो आगे भी आज हालांकि जो घोषणा की गई बड़ा सही किया गया कि अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन। मेरे साथ यहाँ उपस्थित श्री श्रेष्ठ अनुपम जी जिन्होंने अपना यहाँ पर जो इनकी प्रोबेशन अवधि थी, परिवेक्षण अवधि थी, उस अवधि को इन्होंने सक्सेसफुल पूरा कर लिया और इनकी अवधि समाप्त हो रही है। और यहाँ उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सभी सुधीगण एवं मीडियाकर्मी, ये सामान्य प्रकृति का नियम है कि लोग जन्म लेते हैं, अपना कुछ काम करते हैं, फिर मृत्यु होती है। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो अपने कृतित्व से और समाज में अपनी देन के कारण मरने के बावजूद भी अमरत्व को प्राप्त करते हैं और समाज के एक एक व्यक्ति के जेहन में, उनके विचारों में जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व हैं बाबा साहेब। बाबा साहेब ने एक ऐसे समय में, जबकि सामाजिक गतिविधियों पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि राजनीतिक रूप से भारत पराधीन था, अंग्रेजों का शासन था, तो एक तरफ तो लड़ाई होती थी कि अंग्रेजों से कैसे मुक्ति मिले। उस स्थिति में बहुत महत्व नहीं मिलता था कि सामाजिक रूप से क्या बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक रूप से क्या बदलाव की अपेक्षा है। इन विषयों पर न तो सोचने का मौका था, न ही शासन का कोई इस तरह का कोई मंतव्य था, कोई डायरेक्शन था, क्योंकि शासन कहीं और बैठा हुआ था। शासक अंग्रेज से इंग्लैंड से शासन कर रहे थे, तो उनके लिए प्रायोरिटी कहीं से भी समाज सुधार नहीं थी। आज के डेट में जब
हमारी अपनी सरकार है तो हम लोग वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी, सभी लोगों को बराबर अधिकार रहेंगे, समानता रहेगी। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो उनके लिए शासन की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी किस तरह से हम शासन करें। उनके लिए सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार या फिर लोगों के शिक्षा के स्तर में बेहतरी हो, इसको बिल्कुल महत्वहीन विषय था अंग्रेजों के। वैसे समय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, अब आप सोच सकते हैं कि वह अपने परिवार की 14वीं संतान और 14वीं संतान थे, क्या आर्थिक परिस्थितियां रही होंगी और अनटचेबल जो कैटेगरी मानी जाती है, जो कि संविधान में बाद में उन्होंने अस्पृश्यता का अंत करवाया, उस कैटेगरी से उस समय जो प्रिवेलेंट जो समाज की व्यवस्था थी, ताना बाना था, उस कैटेगरी से आकर के उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इतना बेहतर मुकाम प्राप्त किया। और ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने अपने विचारों से और अपने योगदान से उस क्षेत्र में बेहतरी करने की कोशिश न की हो। इधर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह नहीं मनाने देने का आरोप लगाते हुए ठक्कर बप्पा छात्रावास के छात्र गुरुवार की सुबह समाहरणालय पहुंच धरना पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि जिला कल्याण पदाधिकारी हॉस्टल में समारोह मनाने नहीं दे रहे। डीएसपी रामनरेश पासवान और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि हॉस्टल में सिर्फ डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई गई। जो बाबा साहब जो देश निर्माता है, शिल्पकार है, संविधान निर्माता है, लोग जिसको कितना अधिकार दिया है उसका लोग अपने जन्मदिन मना रहे हैं। बच्चा को रोका गया है कि भाई आप लोग जन्मदिन नहीं मनाइए, हम जैसे करो वैसे करिए। भाई जन्मदिन हम जिसका अनुयायी है अपने हिसाब से मनाएंगे। बच्चा लोग कह रहे कि जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा हुआ है। अच्छा, क्या कारण बताया गया? कहाँ पे हुआ है ये? ठक्करवा हॉस्टल है, बिहार यूनिवर्सिटी में है। क्या कारण बताया गया रोकने का? क्यों नहीं मनाया जाए? अपने जैसे कि हम जो करें उस हिसाब से करिए, बाजा नहीं बजाइए, हॉस्टल में गेस्ट लोग को नहीं बुलाइए, तमाम तरह के बैन लगाया गया। इसलिए बच्चा लोग का नहीं, हम लोग नहीं मनाएंगे। जब हमारे सीनियर लोग नहीं आएंगे, आचार विचार का प्रदान ही नहीं होगा तो मनाने से क्या फायदा। बाबा साहब हम जानेंगे नहीं, आप नहीं जानिएगा तो फिर वैसे सिर्फ माल्यार्पण कर लेने से बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता है लोग। यही मुद्दा था बच्चा लोग के विरोध में। क्या किए हैं आप लोग? डीएम साहब से लोग मिले हैं, ठीक है, कलेक्टर आप लोग मिल करके क्या आश्वासन देते हैं सर, इसके बाद बच्चा लोग अपना धरना पर उठेंगे। अब तो मना नहीं पाए। हाँ, मनाना हम नहीं, हम लोग माल्यार्पण यहाँ किए हैं, हम लोग कलेक्ट्रेट में आके माल्यार्पण किए हैं बच्चा लोगों के साथ। तो जैसे मनाना चाह रहे थे वैसे नहीं मना? हाँ, जैसे मनाना चाहे वैसे नहीं मना पाए, हर लोग साथ नहीं मना पाए। हम लोग के हॉस्टल में जयंती मनाने से रोका जा रहा है, इसलिए हम लोग जिला अधिकारी सर से मिलने के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हुए हैं। क्या कुछ कह के रोका जा रहा है? हाँ, देखिए कल अचानक 13 तारीख के शाम 5 बजे से 8 बजे के करीब में एक मीटिंग वो लोग रखते हैं, जिसमें जिला कल्याण पदाधिकारी, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद सर और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट तीनों सर, ये पांचों लोग आते हैं। पांचों लोग आके मीटिंग रखते हैं कि बिहार सरकार का कोई गाइडलाइन आया है अम्बेडकर जयंती से संबंधित। गाइडलाइन हम लोग को बताते हैं जिसमें 5 बातें बताई गई हैं, जिसमें बाबा साहब से संबंधित एक फिल्म दिखाना था, ठीक है, उनके विचारों को, जिसमें 5 टॉपिक बताया गया है। आरबीआई और महिला सशक्तिकरण, श्रमिक वर्ग और सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या क्या किए, ये टॉपिक है जो लड़का सबको बताया गया कि आप लोग इसमें से टॉपिक चूज कीजिए, अकल बताइए। हम लोग प्रत्येक वर्ष अम्बेडकर जयंती बहुत ही धूमधाम से और शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग बाहर से कोई चंदा कलेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग अपने छात्रावास में अपने सभी भाई से चंदा डिवाइड करके एक जगह पैसा इकट्ठा करके हम लोग सारा विधि व्यवस्था ठीक कर चुके थे। यहाँ तक कि इनविटेशन कार्ड भी हम लोग बांट चुके थे। कल शाम में गाइडलाइन के नियम के तहत हम लोग को समझाया जा रहा है कि आप अपने हॉस्टल के पूर्व सीनियर छात्र को भी नहीं बुला सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुला सकते, मानते हैं। आप किसी और अतिथि को अपने मन से नहीं बुला सकते हैं। जिला अधिकारी कोई विवेक सर को सजेस्ट किए हुए हैं, सर आएंगे यहाँ माल्यार्पण करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं जिला कल्याण पदाधिकारी सर से कि सर आपके गाइडलाइन आने से पहले 5 तारीख के डेट में बिहार सरकार के पास से गाइडलाइन पास हुआ है, हम लोग को 13 तारीख को दिया जा रहा है रात में।
हम ये जानना चाहते हैं कि 13 तारीख से पहले जो हम लोग इनविटेशन कार्ड अपने गेस्ट को बांट चुके हैं, दे चुके हैं। सर अगर आज आते हैं मेरे यहाँ, हम कैसे स्वागत करेंगे? आप हमको टेंट लगाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर लगा रहे हैं, कैंडल नहीं जलाने दे रहे हैं, आप किसी भी तरह से हमको जयंती मनाने नहीं दे रहे हैं। इस सारा चीज़ को रखते आप चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए मेरे छात्रावास में जा सकते हैं। छात्रावास में जाइएगा, सब सामान तितर बितर है, आधा अधूरा सारा सामान है, कोई विधि व्यवस्था ठीक से नहीं। जब सर पूर्ण रूप से बैन कर दिए, 2 बजे रात में एसडीएम सर मेरे हॉस्टल में जाते हैं, सर भी सेम बात कहें, उसके बाद से सर कहते हैं कि DWO सर से आप लोग एक बार और बात कर लीजिएगा। कोई विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग को इतना शर्मिंदगी लगा कि सुबह में हम लोग सारे भाई एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद सारे भाई एक जगह एकत्रित होने के बाद हम लोग को शर्मिंदगी इस वजह से लगा कि आज हमारे छात्रावास में अतिथि आते हैं तो हम कैसे स्वागत करेंगे। उनको बोला कि इंसल्ट करना तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इस वजह से हम लोग प्लानिंग किए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। शर्मिंदगी के चलते हम लोग सारे भाई प्लानिंग करके हुआ कि चलते हैं जिला अधिकारी से हम लोग बात करते हैं और सर से बात करके सारा बात उनको बताया जाएगा। और एक बात और मेंशन करना चाहते हैं कि ये जिला कल्याण पदाधिकारी सर जो हैं हम लोग के हित में नहीं सोचते। ना शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए हुआ है कि डीजे का प्रयोग और पटाखा का नहीं करना है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं हम लोग प्रशासन की तरफ से मुहैया करा रहे हैं। कहना है कि सर मनाने से मना कर दिया गया है। मनाने से कोई मना नहीं किया है, केवल डीजे का प्रयोग हम लोग बोले हम तो प्रयोग नहीं करना है, शांतिपूर्ण ढंग से। क्या निर्णय लिया गया? क्या शांतिपूर्ण ढंग से मनाने जा रहे हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बर्खास्त ऑडिटेड नवीन कुमार ने गुरुवार को जनहित मंच के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंक के कई शाखाओं में किए गए 100 करोड़ के घोटाले को सार्वजनिक किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के सचिव सुशील कुमार सिंह और भारतीय मजदूर संघ AIGBO के पूर्व महासचिव सुनील कुमार भी मौजूद थे। नवनीत कुमार ने कहा कि बैंक प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होते देख कोर्ट में मामले को लाया। कोर्ट के आदेश पर काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस भी उदासीन बनी हुई है। नवनीत कुमार ने बताया कि बैंक के करीब 124 शाखाओं में वर्ष 2018 से 2020 के बीच 100 करोड़ के घोटाले हुए, जिसका उन्होंने उजागर किया, लेकिन प्रबंधन की ओर से कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ऑडिटर के रूप में 2018 से लेकर 20 के बीच में जब कार्यरत रहा तो हमने 124 शाखाओं का ऑडिट किया, और उस ऑडिट के क्रम में कई शाखाओं में बैंक के अधिकारियों के द्वारा काफ़ी मात्रा में लोन, फर्जी दस्तावेज पर लोन बांटा गया, KCC रिन्यूअल जिसमें कैश शॉर्ट रखा गया, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है कि कैश दिन में मतलब रोज़ शाम में कैश शॉर्ट रख के और अगले दिन एक राशि जमा हुई और अगले दिन फिर उसमें से 10,000 5,000 रुपये बढ़ा के निकाला गया, और ऐसा करीब 4 लाख अकाउंट में KCC के 4 लाख अकाउंट में इस तरह की गड़बड़ी की। कैश जैसे शाखा में रोज शाम में कैश मिलान करके आपको उतना कैश रख के जाना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ग्राहक पैसा नहीं दे रहा है तो उतना कैश शॉर्ट रख के शाखा को बंद किया गया है, और ये 4 लाख KCC अकाउंट में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। उसके अलावा एक बैरिया चौक शाखा है जहां पे फर्जी दस्तावेज पर मुद्रा लोन 11 करोड़ रुपए बांटे गए, जिसका हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में जब बैंक के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर, प्रधान कार्यालय और शाखाओं को हमने दे दिया। उसके बाद बैंक के चेयरमैन को हमने लिखित में सूचना दिया 12/9/2020 को कि आपके बैंक में बहुत बृहद पैमाने पे गड़बड़ी की जा रही है, और दोषियों को कार्रवाई करने के बजाय वो हमें ही धमकाने लगे कि आप इस मामले को ज़्यादा उजागर नहीं करो क्योंकि इससे बैंक की बदनामी होगी। चूंकि इसमें व्यक्तिगत कमाई का मामला ज़्यादा रहा है, इसलिए वो हमें धमकाने लगे और हमें केस में फंसाने से लेकर और मेरे कैरियर को तबाह करने की धमकी दी, जो आज के समय में सत्य प्रतीत हो रही है। इसके लिए हमने बैंक के चेयरमैन के अलावा सेंट्रल बैंक के CMD को, PMO को, इसके अलावा भारत सरकार वित्त मंत्रालय को, RBI गवर्नर तक को हमने इसकी सूचना दी, लेकिन किसी भी मामले में किसी तरह की आज तक जांच नहीं की गई। और थक हार कर जब हम मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमने परिवाद दायर किया तो न्यायालय ने उस पत्र को देखते हुए, उस पर संज्ञान लेते हुए काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर 100 करोड़ के गबन की प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी, और दिनांक 20/3/2022 को काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी संख्या 83/22 दर्ज की गई।
और उसके बाद बैंक प्रबंधन इस पर चिढ़कर हमें 28/3/2022 को निलंबित कर दिया, जबकि मेरे ऊपर आज तक बैंक प्रबंधन ने क्या आरोप है ये बताया तक नहीं है और एक तरफा कार्रवाई करके निलंबित कर दिया। किस तरीके का कानून बताया गया है जो कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि आपने मृतक के खाते से राशि निकाल ली है, जबकि आज तक हमें यह कहने के लिए मौका तक नहीं दिया गया है कि वो मृतक कैसे था। आप मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति दीजिए, उसके लिए भी हमने कई बार उनको मांगा और वह मृत्यु प्रमाण पत्र आज के समय में बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा फर्जी बताया गया है। और आपके जैसे और भी कुछ लोग पीड़ित हैं? हाँ, हमारे जैसे अभी आपको बता दें कि पिछले 5 साल में बैंक में 142 लोगों को चार्जशीट किया है और कारण कुछ भी बताकर जो भी बैंक प्रबंधन के खिलाफ जैसे ही कोई सूचना जारी करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सबसे पहला काम बैंक का होता है कि उसे दबा कैसे दिया जाए। और इस केस में भी यही हो रहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार को उजागर करोगे तो आपका पूरा करियर तबाह कर दिया जाएगा और आपको हर तरह से क्षति पहुंचाई जाएगी ताकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े ही ना हो सको। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे केस में हुआ है कि भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करने वाले को कैसे दबा के कुचल दिया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको इस केस में मिल सकता है, जहां पे एक तरफा कार्रवाई, क्योंकि अथॉरिटी बैठे हुए हैं और अथॉरिटी बैठे हुए हैं, उनको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है और ना ही वो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान तक को हाईकोर्ट ने इनको 31/1/2022 को ऑर्डर किया है कि आप इनको रीइंस्टेट कीजिए, इनको ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। उस ऑर्डर को भी वो ताक पर रखते हुए हमें निलंबित कर दिया। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? इसमें आपको 8 लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है, जिसमें बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रमोहन उत्रेजा, वर्तमान महाप्रबंधक महेंद्र कुमार, राजन कुमार गुप्ता और रमेश कुमार सिंह, ये दोनों मुख्य प्रबंधक हैं प्रधान कार्यालय में। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर के पूर्व आरएम और वर्तमान आरएम रियाजुद्दीन अहमद और अनूप कुमार झा, इसके अलावा एक शाखा प्रबंधक रोहित राज और एक अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय के रमेश कुमार मिश्रा, इतने लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है। लेकिन जब जांच होगी तो इसमें बहुत सारे और नामों का खुलासा होगा। इन्होंने, नवनीत जी ने जब मामला मेरे पास लाया और ये जब सब जगह से थक हार गए थे, तो हमने इस मामले को माननीय न्यायालय में दायर किया और न्यायालय से आदेश करा करके धारा 156(3) के तहत जो है परिवाद दर्ज कराया काजीमोहतपुर थाना में। लेकिन काजीमोहतपुर थाना में आदेश हुआ आपको 12वें महीने में, लेकिन ये मामला दर्ज होता है। बहुत लगातार प्रयास हम अपने व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर के प्रयास किए, तब जाकर के 3रे महीने में मामला दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है इतने बड़े मामला में, और उसके बाद अभियुक्तगण को जो है मौका दे रही है पुलिस। और अभियुक्तगण जो है एंटिसिपेटरी बेल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के यहाँ फाइल किए हैं, जिनकी अगली तारीख जो है 5वें महीने में है। और इस बीच में पुलिस न तो किसी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है, न ही कोई अनुसंधान कर रही है इस दिशा में। और इसका परिणाम क्या होगा कि जब सही तथ्य पुलिस नहीं लाएगी तो इसका लाभ अभियुक्तों को मिलेगा और अभियुक्त को जमानत मिल सकता है। तो अगर पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस ऐसा जानबूझकर अभियुक्तों को लाभ दे रही है, जो जितने बड़े बड़े मामले में जैसा होता आया है वही मामला इस मामले का भी हो रहा है। पुलिस जो है मिलीभगत अभियुक्तों के साथ पूरी तरह मिलीभगत हो चुकी है कि जांच कोई नहीं करना है और अभियुक्तों को पूरा लाभ देना है, मौका देना है कि अब जो साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ करें, उनको नष्ट करें। किस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं? धारा इसमें जो भी है नॉन अवेलेबल सेक्शन है, जो 420 का है, 471 है, जो 467, 68 जो भी धाराएं इसमें आती है वो सभी धाराएं हैं, इसमें सभी नॉन अवेलेबल है। लेकिन पुलिस जांच करेगी तब तो, नहीं जांच करेगी तो इसका लाभ अभियुक्तों को मिलेगा। इसको लेकर न्यायालय में अपने स्तर से कोई स्टेप आपने लिया है जो कि पुलिस को कार्रवाई? हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स परिवाद पत्र दायर करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया है उसको मैंने माननीय न्यायालय में पुनः आज से 1 सप्ताह पूर्व मैंने दिया है माननीय न्यायालय में, और न्यायालय से आग्रह किया है कि इस पूरे दस्तावेज को आईओ को भेज दिया जाए और डायरेक्शन दिया जाए कि इस लाइट में अनुसंधान करें। और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, हमने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आईओ तक भी पहुंचा दिया है।
लेकिन आईओ के साथ दिक्कत क्या है कि जब तक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी जो जिला के डीएसपी हैं, यहाँ एसएसपी हैं, जब तक वो सुपरविजन नहीं करेंगे, जब तक वो डायरेक्शन नहीं देंगे आईओ को, तब तक आईओ का हाथ बंधा हुआ है, आईओ कुछ भी नहीं कर सकता है। और यहाँ के जो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, डीएसपी हो चाहे एसएसपी हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वे लोग तो पहले चाहते भी नहीं थे कि ये मामला दर्ज हो, लेकिन बहुत मुश्किल से, चूंकि न्यायालय का आदेश था इसलिए मामला दर्ज हुआ है। सिर्फ खानापूर्ति पुलिस कर रही है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में 15 से 17 अप्रैल तक फेडरेशन कप सवात चैंपियनशिप आयोजित होगा। इसमें शामिल होने के लिए बिहार की टीम गुरुवार को रवाना हुई। टीम में 21 खिलाड़ियों को चुना गया है। बिहार टीम में मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव, महिला टीम कोच शिल्पी सोनम और टीम मैनेजर लव शर्मा शामिल हैं। पंद्रह से 17 अप्रैल तक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में आयोजित होने वाली नेशनल फेडरेशन कप सवात चैंपियनशिप के लिए आज बिहार टीम रवाना हो रही है। इस टीम में कुल 21 खिलाड़ी जा रहे हैं और 3 पदाधिकारी। इसमें से 14 खिलाड़ी जो है असॉल्ट फाइट के खिलाड़ी है और 7 जो है कॉम्बैट फाइट के खिलाड़ी है जो कि चयनित है। ये सभी बिहार के प्रतिनिधित्व करेंगे। इन सभी के साथ में महिला टीम की कोच के तौर पे सेंसाई शिल्पी सोनम और टीम मैनेजर के तौर पे लव कुमार शर्मा और मुख्य तकनीकी पदाधिकारी सह मुख्य कोच के तौर पे मैं सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, सचिव राज्य सभा संघ बिहार, मैं स्वयं ही जा रहा हूँ। इन सभी खिलाड़ियों में जो शामिल है स्वीटी कुमारी है, सृष्टि भारद्वाज है, उपासना आनंद है, साक्षी कश्यप है, तन्नू कुमारी है, लव कुमार है, रणवीर कुमार है, उपासना आनंद, नितेश कुमार, आदित्य राज और आशिफ काशिफ समेत सभी खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी जो है उम्मीद है इस बार बेहतर प्रैक्टिस के साथ ही सभी का उम्मीद है इस बार अच्छा से अच्छा मेडल है और बिहार चैंपियन बने। इन सभी खिलाड़ियों को जो है हमारे राज्यसभा संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दिए गए हैं। ये सभी खिलाड़ी जो है आज यहाँ से जाने के बाद से वहाँ पे जो ऑफिशियल इन लोगों का जो एथलीट कमीशन का भी चुनाव होना है, जिसमें कि बिहार से जो मेडलिस्ट रहे हैं, एशियन मेडलिस्ट रहे निर्मल राज, उनका भी संभावना है कि नेशनल एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया जाए। इन सभी के साथ में आज सारे टीम जा रहे हैं। और गुरुवार को झुरन छपरा स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, जयशंकर प्रसाद यादव, मनोज राय सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब संविधान निर्माता ही नहीं, देश के शिल्पकार भी थे। उनके द्वारा दिया गया संविधान के अधिकार से आज लोकतंत्र है। अगर अनपढ़ गरीब गुरबा को वोट का अधिकार है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोगों ने मनाई, 131वीं जयंती है, जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मना रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो शिक्षित बनो और संगठित हो और संघर्ष करो का जो नारा दिए थे, उसी नारा के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल में आज हम लोग यहाँ उनकी जयंती मना के और उनके किए हुए कार्यों को याद हम लोग कर रहे हैं। और ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, जो बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को मिटाने का काम कर रही है, जिसके लेकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहले ही कह रखा था कि ये सरकार जो बनी है ये संविधान विरोधी सरकार है, संविधान को मिटाना चाहती है। आज जो संविधान इन्होंने लिखा था, संविधान में तमाम जाति बिरादरी के लोगों को, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तमाम लोगों का अधिकार एक सा होगा वोट गिराने का। इन्होंने वोट गिराने का अधिकार दिया था और कितनी संघर्ष करने के बाद इन्होंने विदेश जाके पढ़ाई करने का काम किया और पढ़ लिख के गरीब छुआछूत ये सब मिटाने का इन्होंने काम किया था। बावजूद उसके उस समय जब छुआछूत मिटाने का काम पूरा समाप्त नहीं कर पाए तो इन्होंने कहा था उस समय कि हमने जन्म लिया था राम परिवार में, अनुसूचित परिवार में, ये हमारे हाथ में नहीं था, हम जिस परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन आज मरना मेरे हाथ में है। इसीलिए बौद्धिस्ट धारण करने के बाद उनका मृत्यु जो है बौद्धिस्ट परिवार में हुआ। इसलिए वो पहले ही बताए थे कि ये जो संविधान है, इस संविधान में
सब लोगों के लिए बराबरी का हक होना चाहिए और वही बराबरी का हक दिए थे, जिसका कारण है कि आज हम लोग आज इस जगह पर हैं। चाहे हम लोग का वोट राइटिंग सब लोगों का बराबरी है। आज उनका 131वीं जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पार्टी कार्यालय मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय जोरन छपरा में मनाई गई और यहाँ पर सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और साथी उपस्थित हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो अधिकार दिलाने का काम किया संविधान में, आज उसका जो हनन हो रहा है, जिस तरह से संविधान के साथ संविधान में जो भाजपा और आरएसएस के लोग जिस तरह से छेड़छाड़ कर रहे हैं, गरीबों को उसके हक से वंचित रखने का और करने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग के आदरणीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के दिल के धड़कन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के क्रम में आज उनकी जयंती हम लोग यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए। गुरुवार को कांग्रेस के द्वारा तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश सहित उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण कर देश को एक नई दिशा दी है। संविधान निर्माता स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में मनाई जा रही है। आज हम लोग उनको ऐसे महान नेता को याद कर रहे हैं जिनका संविधान आज धर्मनिरपेक्ष भारत जो आज विकास और पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश में नाम है, उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अहम भूमिका है। आज उनके संविधान को कुछ लोग खंडित करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए आज हम लोग उनके जयंती पर संकल्प ले तमाम कांग्रेस जन कि उनके संविधान को रक्षा करते हुए देश की एकता अखंडता को मजबूत करते हुए जो उनका समरस समाज की स्थापना थी उसको कायम करते हुए हम उनके बताए हुए रास्ता पर चलने का संकल्प लेते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी रामदयालु नगर मंडल की ओर से पीएनटी चौक स्थित मंडल के महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनी सिंह के आवास पर संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के महामंत्री रंजन ओझा, महिला अध्यक्ष सोनी सिंह, रीना देवी, सीमा देवी सहित उपस्थित भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही मौके पर दर्जनों महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ली। गुरुवार को हम सेकुलर पार्टी की ओर से मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष शरीफुल हक, प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी संजर आलम सहित उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश उनके बताए हुए आदर्श पर चल रहा है और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती जिला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से एसके बैंकेट हॉल के सभागार में मनाया गया है और उनके चित्र पर पार्टी की ओर से पुष्प अर्पित कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया है। और आज के इस जयंती समारोह के अवसर पर हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव और जिले के प्रभारी संजर आलम जी, महिला सेल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे जी, महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार और तमाम प्रखंड अध्यक्ष महेश पासवान, ब्रजेश सिंह जी, रुपेश पासवान जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आज इस जयंती के अवसर पर यह बताना चाहता हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर पूरे बिहार में पार्टी की ओर से संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है 16 अप्रैल को, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले से भारी संख्या में आप सकते 500 कार्यकर्ताओं का जत्था अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर गरीब चेतना सम्मेलन में शामिल होगा और बिहार में माननीय जीतन राम मांझी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया। गुरुवार को गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय भवन के सभागार में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और रघुनाथ प्रसाद की द्वितीय स्मृति पर्व पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के महामंत्री दिलीप कुमार, संस्थान के ट्रस्टी सर रघुनाथ प्रसाद के पुत्र नरेंद्र प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और रघुनाथ प्रसाद के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 15 वर्षों से श्री गांधी पुस्तकालय में निःशुल्क चिकित्सा सेवा करने वाले डॉक्टर रत्न भट्टाचार्य को रघुनाथ प्रसाद चिकित्सा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया के 3 व्यक्तियों के साथ सम्मानित किया। यह भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि यह सम्मान 198 देशों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वर्ग व्यवस्था को तोड़ने के लिए जाति व्यवस्था को तोड़ना जरूरी है। पुस्तकालय के तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में हम अंबेडकर की जयंती भी मना रहे हैं और इनके जो फाउंडर रहे हुए हैं, संस्थापक इस गांधी पुस्तकालय के स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं और लगातार 15-20 साल से इस गांधी पुस्तकालय में निःशुल्क होम्योपैथ की चिकित्सा प्रदान कर रहे डॉक्टर रतन भट्टाचार्य जी, उनको भी सम्मानित किया गया। आज के संदर्भ में सारा देश अंबेडकर की जयंती मना रहा है और अंबेडकर का जो मूल जो संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इस मूल बातों को हमें याद करना चाहिए। और आज अंबेडकर के बारे में मेरी सोच है, अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है और विचारों की प्रासंगिकता हमेशा रहती है। अब विचारों से ही संघर्ष होता है, तो एक संघर्ष के एक अच्छे स्रोत जिन्होंने कि सदा दलितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और दलितों के उत्थान के लिए, नारी शिक्षा के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह को रोकने के लिए, जाति तोड़ो की एक सोच लेकर के चले थे कि इनका कहना है कि धर्म के चलते भी हम परेशान रहते हैं, हमारा भारत परेशान रहता है। आपने जहाँ सुना होगा कि धर्म, ये अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके पीछे एक ही कारण था कि बौद्ध धर्म अंबेडकर के दृष्टिकोण से बहुत ही सहज, प्रेम से भरा हुआ धर्म है वो, जहाँ पर कि अहिंसा कूट करके भरा हुआ है। गुरुवार को एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक, विशाल, गोलू सहित उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिभा पर माल्यार्पण कर सत नमन किया। साथ ही मंच के द्वारा बाबा साहेब के संदेश शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो पर महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुजरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब ने शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि धन संपदा आनी जानी है, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन कहीं नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि कहा जाता है एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो अपने साथ पूरे परिवार 7 पीढ़ी को शिक्षित कर सकती है। आज महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। साथ ही सभी लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन। गुरुवार को नागरिक मोर्चा,
श्री नवयुग समिति ट्रस्ट डॉक्टर महेश राय विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में जैन धर्म के 24वें तीर्थक भगवान महावीर का 25वां जयंती पर भगवान लाल पुस्तकालय भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, जगदीश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि भगवान महावीर ने कहा था कि सभी जीवों और प्राणियों में आत्मा का निवास है, उनकी हत्या मत करो। इसीलिए आज के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के महान तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती है। 2500 वर्ष पूर्व, ईसा के पूर्व उनका जन्म इसी बिहार प्रांत के वैशाली गणराज्य में हुआ था। भगवान महावीर जैसे महान संत के जीवन से विश्व को अनेकों प्रेरणा मिला। उन्होंने विश्व को यह उपदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हिंसा मानव को विनाश कर देता है, इसलिए अहिंसा को अपनाइए। एक जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, मानव हो, सब में आत्मा है। एक चींटी से लेके हाथी तक प्राणी, उसमें प्राण है, उसमें आत्मा है, उसकी हत्या नहीं की। इसलिए आज हम लोग कोरोना काल में नाक पर और मुंह पर पट्टी बांधे, लेकिन जैन धर्माचार्यों को देखिएगा, आज से नहीं हजारों वर्ष से उनकी परंपरा, जो सही मायने में जैनिस्ट हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, वे लोग मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं। क्यों? कि कोई मक्खी, कोई कीड़ा, कोई जंतु हमारे मुंह में न चला जाए। इस कारण से वे मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं बराबर। मास्क का प्रचलन आज कोरोना काल में शुरू हुआ है, लेकिन वो लोग पूर्व काल से ही इस परंपरा को अपनाए हुए हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।